अब जिस विश्लेषण को मैं करने जा रहा हूं उसके ऊपर सभी का ध्यान रहा होगा और कम से कम आज की युवा पीढ़ी तो इस बारे में जरूर जानती होगी कि क्रिप्टो करेंसी क्या है और कई लोगों ने इन्वेस्ट भी कर रखा होगा। तो अगर आप उनमें से एक हैं तो आपके लिए तो ये विश्लेषण बहुत जरूरी है। लेकिन अगर आप वो हैं जिनको क्रिप्टो करेंसी के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, दिलचस्पी कम है, तब तो आपको जरूर जानना चाहिए, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी के बाजार को लेकर किस तरह से दुनिया में कौतूहल का विषय बना हुआ था ये, उसके बाद क्रिप्टो करेंसी भारत में किस तरह से ठगी का जरिया बन चुका था, ये सब आज आपको पता चल जाएगा। क्योंकि अगर आपके पास क्रिप्टो करेंसी है और आप उसमें लेन देन या ट्रेडिंग करते हैं तो आप थोड़ा सावधान हो जाइए, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग पर अब सरकार ने मनी लॉन्ड्रिंग के प्रावधान लागू कर दिए हैं। सरल भाषा में अगर इसे मैं समझाऊं तो अब जिस तरह नोटों के हवाला ट्रांजैक्शन पर मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट लागू होता है, वैसे ही अब क्रिप्टो करेंसी के डिजिटल ट्रांजैक्शन भी इस कानून के तहत आएंगे। ये कुछ पन्ने हैं, इसमें आपने देखा होगा भारत राजस्व लिखा हुआ है, द गैजेट ऑफ इंडिया। इसके बारे में मैं अभी आपको आगे बताऊंगा, क्योंकि ये वो पन्ने हैं जो इसके बारे में जानकारी देंगे। ये अभी आपको हम टीवी स्क्रीन पे भी दिखा रहे हैं। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने 7 मार्च को नोटिफिकेशन जारी करके इसकी सूचना जारी की है। यही वो कॉपी है जो मैं अभी दिखा रहा था, जिसमें यह बताया गया है कि अब क्रिप्टो करेंसी के कौन कौन से लेन देन मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के निगरानी के दायरे में आएंगे। मैं इसको सरल भाषा में आपको समझाता हूं, इन 5 पॉइंट्स को जिसका जिक्र मैं कर रहा हूं। टीवी स्क्रीन पर भी वो 5 पॉइंट्स आपके पास हैं और ये राजपत्र के जरिए इसकी जानकारी दी गई है। पहला पॉइंट इसमें यह बताता है कि क्रिप्टो करेंसी और मुद्रा करेंसी के बीच में लेन देन, यानी क्रिप्टो करेंसी का रुपयों में या रुपयों का क्रिप्टो करेंसी में बदलना, अब उस दायरे में है। दूसरा पॉइंट इसमें यह कहता है कि 2 अलग अलग क्रिप्टो करेंसी के बीच लेन देन, उदाहरण के तौर पर बिटकॉइन का इथेरियम से एक्सचेंज। तीसरा, क्रिप्टो करेंसी को ट्रांसफर करना। चौथा पॉइंट यह कहता है कि क्रिप्टो करेंसी और वर्चुअल डिजिटल एसेट्स पर नियंत्रण रखने वाले उपकरणों के रखरखाव और प्रशासन। और 5वां पॉइंट यह बताता है कि क्रिप्टो करेंसी की बिक्री से जुड़ी वित्तीय सेवाओं को प्रदान करने वाले भागीदारी, जैसे कि वो एप्स जो क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग उपलब्ध करवाती हैं, कई बार आपने उसका प्रचार भी देखा होगा। क्रिप्टो करेंसी पर मनी लॉन्ड्रिंग के प्रावधान लागू करके वर्चुअल डिजिटल ट्रांजैक्शन पर निगरानी को कड़ा कर दिया है। इसे अगर आप आसान भाषा में समझें तो, क्योंकि पिछले वर्ष तक भारत के पास डिजिटल एसेट्स को मैनेज करने या फिर उनको रेगुलेट करने वाली कोई स्पष्ट नीति नहीं थी। पिछले वर्ष क्रिप्टो करेंसी के लेन देन पर टैक्स का प्रावधान करके इसे रेगुलेट करने का कदम उठाया गया था और अब क्रिप्टो करेंसी को मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के दायरे में लाकर एक बड़ा और जरूरी कदम उठाया गया है। क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग पर सरकार का यह फैसला ऐसे वक्त में आया है जब केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में क्रिप्टो करेंसी को लेकर एक ग्लोबल फ्रेमवर्क की वकालत की थी। आपको सुनवाते हैं क्या कहा था उन्होंने। Whether it's mining or whether it's the asset, whether it is the transaction, we recognize that this is very completely almost driven by technology, and a standalone country's effort in controlling or regulating this is not going to be effective. And there is now an evolving consensus, and that is why in the G20 we are raising this issue and having detailed discussion with the members so that a standard operating protocol emerges after the discussions in the G20, so that there is a coherent, comprehensive, all countries working together kind of a approach in bringing some regulation into this, whether it is mining, whether it is transacting, and therefore all this is being looked at comprehensively, because technologies don't brook any borders. They can get activated in one area where where you're not controlling, as opposed to the area where you're controlling. So we are working together to get a collective SOP on it. यानी कि ईडी की नजर होगी और वो ऐसे मामलों को इन्वेस्टिगेट कर सकेगा। क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज की सुविधा देने वाले भारतीय प्लेटफॉर्म्स को अब सभी कस्टमर्स की अकाउंट डिटेल्स और ट्रांजैक्शन हिस्ट्री को वेरीफाई करना जरूरी होगा। किसी भी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट की तरह अब क्रिप्टो एक्सचेंज प्लेटफॉर्म्स को भी अपने ग्राहकों का KYC रिकॉर्ड रखना होगा।
भारतीय प्लेटफॉर्म्स को क्रिप्टो करेंसी में हुए किसी भी संदिग्ध लेन देन की जानकारी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट यानी कि FIU को रिपोर्ट करनी होगी। नोटिफिकेशन में यह कहा गया है कि वर्चुअल डिजिटल एसेट्स यानी कि VDA, इस VDA में काम करने वाली संस्थाओं को PMLA के तहत रिपोर्टिंग यूनिट माना जाएगा। PMLA को भी मैं आगे आपको समझाऊंगा कि वो है क्या, वो कैसे काम करेगा। वैसे बैंक, वित्तीय संस्थान, रियल एस्टेट, ज्वेलरी सेक्टर में लगी संस्थाएं और साथ ही कैसीनो अब रिपोर्टिंग यूनिट हैं, जिन्हें कम से कम 5 सालों के लिए 10 लाख रुपए से अधिक के सभी क्रिप्टो ट्रांजैक्शन के रिकॉर्ड रखने जरूरी होंगे। आसान भाषा में कहें तो जिस तरह से बैंक में रखे पैसे पर सरकार की पूरी नजर होती है और हर ट्रांजैक्शन की डिटेल सरकार तक पहुंचती रहती है, उसी तरह अब क्रिप्टो करेंसी के जरिए हुई हर ट्रांजैक्शन पर सरकार और ईडी की नजर रहेगी। और अगर किसी ने क्रिप्टो करेंसी के जरिए भारत से बाहर कोई वित्तीय लेन देन किया तो सीधे ईडी को पता लग जाएगा। वर्ष 2008 में बिटकॉइन से क्रिप्टो करेंसी की शुरुआत हुई थी और अभी दुनिया भर में 17,697 अलग अलग क्रिप्टो करेंसी हैं। वर्ष 2017 में सभी क्रिप्टो करेंसी का मार्केट साइज सिर्फ $20 बिलियन का था, जो कि वर्ष 2021 में बढ़कर $2,900 बिलियन का हो गया, यानी 1400% ग्रोथ, और वो भी सिर्फ 4 वर्षों में। क्रिप्टो मार्केट के साथ साथ दुनिया भर में क्रिप्टो अपराध के मामले भी दुगनी रात चौगनी की रफ्तार से बढ़े हैं, जिसकी वजह से क्रिप्टो करेंसी अब दुनिया में होने वाले सभी बड़े अपराधों में मनी लॉन्ड्रिंग का सबसे ज्यादा प्रचलित और आसान सरल तरीका बन चुका है। ब्लॉकचेन एनालिटिक फर्म चेन एनालिसिस की रिपोर्ट ये बताती है कि वर्ष 2022 में क्रिप्टो करेंसी के जरिए 1,95,000 करोड़ रुपए का अवैध लेन देन हुआ था, जो वर्ष 2021 के मुकाबले 68% ज्यादा था। वर्ष 2021 में क्रिप्टो करेंसी के जरिए अवैध लेन देन की वैल्यू 1,16,000 करोड़ रुपए थी, जो वर्ष 2020 में 70,000 करोड़ रुपए थी। ये आंकड़े बताते हैं कि अवैध लेन देन में क्रिप्टो करेंसी की डिमांड तेजी से बढ़ती जा रही है। रिपोर्ट यह भी बताती है कि क्रिप्टो करेंसी के जरिए सबसे ज्यादा अवैध लेन देन ड्रग तस्करी से लेकर मानव तस्करी तक, टेरर फाइनेंसिंग से लेकर रैंसमवेयर अटैक तक, डार्कनेट मार्केट से लेकर लोन फ्रॉड तक में हो रहा है। यानी दुनिया भर में अंडरवर्ल्ड के लिए क्रिप्टो करेंसी पहली पसंद बन चुकी है, क्योंकि इससे होने वाला लेन देन ना तो किसी सरकार का कोई कानून उस पर लागू होता है और ना ही इसमें फिजिकल एक्टिविटी की कोई जरूरत होती है। चेन एनालिसिस की रिपोर्ट यह भी बताती है कि सबसे फेमस क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन में होने वाले कुल लेन देन में से 19% अवैध होते हैं। इथेरियम नाम की क्रिप्टो करेंसी के 63% लेन देन अवैध और गैर कानूनी होते हैं। इसी तरह स्टेबल कॉइन में 57% और एल्ट कॉइन में होने वाले 63% लेन देन गैर कानूनी होते हैं। ये क्रिप्टो करेंसी है। ये आंकड़े इस बात को भी साबित करते हैं, काफी है ये बताने के लिए कि क्रिप्टो करेंसी अब अंडरवर्ल्ड में पैसों के लेन देन का पसंदीदा जरिया बन चुका है। और हैरानी की बात तो यह है कि इतना सब होते हुए भी अब तक क्रिप्टो करेंसी की अवैध मार्केट पर नकेल कसने के लिए कोई इंटरनेशनल कानून भी नहीं है। लेकिन भारत ने क्रिप्टो करेंसी से होने वाले लेन देन को PMLA कानून के तहत लाकर इसकी शुरुआत कर दी है।